हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टू द पॉइंट पर जो हम रिवीजन कर रहे थे उसका एक चौथा क्लास है, ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे हम क्या, विंड लोड, डक्टाइल ब्रिटल मटेरियल, फेलियर, प्लेन स्ट्रेस, डक्टाइल ब्रिटल मटेरियल में स्ट्रेस वगैरह। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंथ ज़्यादातर जनरली हमने देखा होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन 100 पास्कल एम्पियर रखी जाती है और ब्रिक की 10 एम्पियर के पास होनी चाहिए मिनिमम। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर फायर रेजिस्टेंस। कोई अगर क्वेश्चन आता है आपके पास तो एक फायर रेजिस्टेंस के लिए कॉम्पैक्ट सैंड स्टोन का आंसर सही रहेगा। ग्रेनाइट भी वहाँ पे होगा, लाइम स्टोन मार्बल भी होगा, तो ये तो नहीं होते हैं। फायर रेजिस्टेंस के लिए कॉम्पैक्ट सैंड स्टोन होता है ज़्यादा सूटेबल। तो विंड लोड होता है 875, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 1 में होता है। जैसे लोड क्राइटेरिया 875 में दिया हुआ, लेकिन विंड लोड आता है थर्ड में। पहले में आता है लाइव लोड पार्ट 1 में 875 के, पहले में आता है डेड लोड, दूसरे में लाइव लोड, तीसरे में विंड लोड, चौथे में आता है स्नो लोड, पाँचवें में कॉम्बिनेशन ऑफ द लोड। जबकि अर्थक्वेक लोड भले ही हम जो जोड़ते हैं ना तो यहाँ पे विंड लोड या अर्थक्वेक ऐड कर देते हैं, बट इसका IS कोड अलग है। इसका 1993 1893 सॉरी। भारत को 4 भागों में बांटा गया है अर्थक्वेक में। फर्स्ट और सेकंड को मिला दिया गया है उसके भूकंप के बाद, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 4 ही बचे हैं, ठीक है। और यहाँ पे विंड लोड की बात करें तो विंड लोड को 6 भाग में बांटा गया है, ओके। और एक और है डिवीजन, पार्टीशन। विंड लोड 6 भाग, इम्परफेक्शन फैक्टर ये है विंड, अर्थक्वेक और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कुछ और भी था, सीस्मिक जोन यही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अर्थक्वेक धरती के पास है तो 4 जोन, जबकि हवा ऊपर है तो 6, ठीक है। ऊपर जाने को थोड़ा बढ़ रही है, वैल्यू 2 हो जा रही है एक्स्ट्रा। अगला देखते हैं, विंड फोर्स पूछेगा अगर, तो विंड फोर्स का फार्मूला होता है CPE - CPI A इंटू PD, एरिया इंटू PD। PD क्या है यहाँ पे, डिजाइन विंड प्रेशर। PD इज द डिजाइन विंड प्रेशर, जिसको लिखा जाता है 0.7 PZ के बराबर, ओके। PD का एक और फार्मूला है बेसिक विंड प्रेशर के लिए, ऐसे होता है, लेकिन इसके साथ में जो होता है ना बेसिक फार्मूला PD होता है PZ KC KA KD, कैड से याद रखना है, KC KA KD। ये है क्या, ये तीनों एक फैक्टर जो कि होते हैं कॉम्बिनेशन फैक्टर। एरिया ये पहला होता है कॉम्बिनेशन फैक्टर, दूसरा होता है एरिया एवरेज फैक्टर, तीसरा होता है विंड डायरेक्शनल फैक्टर। डिजाइन में फर्स्ट D लास्ट D। यहाँ पे Z भी है लेकिन 0.7 के साथ केवल। PZ बराबर क्या होता है, इसको बोला जाता है विंड प्रेशर एट हाइट Z। कहीं पे भी आप एक कांस्टेंट हाइट पर रख लेंगे उस पर विंड प्रेशर क्या है, तो उसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी कि इस हाइट पे कितनी है। तो वो वैल्यू प्रेशर कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा उस हाइट पर वेलोसिटी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0.6, ठीक है। तो इस हिसाब से पता चलेगा उस हाइट पर वेलोसिटी VZ मल्टीप्लाई बाई 6.6 इक्वल टू हो जाएगा PZ, Z हाइट पर।
अब यहाँ हवा वीजेड हो गया। वीजेड क्या होता है? वेलोसिटी विंड एट द रेट हाइट जेड। अब ये कैसे आएगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि फील्ड में जाते हैं, कोई भी ओपन फील्ड लेते हैं क्योंकि बिल्डिंग के आसपास तो हवा रुक जाएगी। ओपन फील्ड में जाते हैं, 10 मीटर हाइट पर नोट करते हैं। नहीं, ये बी है, बेसिक विंड स्पीड है। वी जेड वेलोसिटी ऑफ विंड एट हाइट, ये तो नापनी पड़ेगी। और वो आएगी कैसे? वैसे हर जगह नाप तो सकते नहीं है वेलोसिटी एट द विंड ऑफ एट हाइट, तो फिर हम उसको कैसे नापेंगे? उसको मल्टीप्लाई, इसका एक फार्मूला होगा अलग से। वी जेड बराबर बेसिक विंड स्पीड और मल्टीप्लाई बाय K1 K2 K3 K4, यानी कि वी बराबर क्या होता है? ये होता है बेसिक विंड स्पीड। बेसिक विंड स्पीड कैसे पता चलेगी? बेसिक मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू हर जगह के लिए बना दी गई है। तो पहले कैसे इसको लाया गया? फील्ड में जाकर के ओपन एरिया में 10 मीटर हाइट पर, और 50 साल का रिकॉर्ड किया गया। उसमें 50 साल में जो मैक्सिमम 3 सेकेंड, लगातार 3 सेकेंड है जो मैक्सिमम स्पीड वाले, उनका एवरेज लिया गया है। तो ये बेसिक विंड स्पीड है। तो एक बेसिक विंड स्पीड के साथ मल्टीप्लाई बाय K1 K2 K3 है, तो हाइट पर जाने पर हमको क्या मिलेगा? हवा, गर्मी से राहत, हवा से राहत। हाइट पर जाएंगे तो गर्म हवा से राहत मिलेगी, मतलब ठंडी हवा मिलेगी हमको। राहत को RH T। तो K1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिस्क फैक्टर, ऊपर जाने का रिस्क है ना, ऊंचाई पर। रिस्क फैक्टर, रिस्क कोएफिशिएंट या प्रोबेबिलिटी फैक्टर, कितने लोग सुरक्षित लौटे हैं उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी। दूसरा है K2, तो K2 क्या रहेगा? H फोर हाइट फैक्टर या टेरेन फैक्टर, हाइट या टेरेन फैक्टर, ठीक है। तीसरा है T फोर टोपोग्राफी, जो कि K3 हो जाएगा। टोपोग्राफी फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन एरिया स्लोप, अगर ग्रेटर देन 3% है, 3 डिग्री है, तो इसको 1 से लेकर 1.36 की इसकी वैल्यू ली जाती है। और 3 डिग्री से एरिया रेशियो कम है तो इसको हमेशा 1 लिया जाता है। ओके, बचा लास्ट K4, तो वो हो जाएगा इम्पोर्टेंस फैक्टर, इसकी भी इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे हम देखेंगे BB के अकॉर्डिंग, बेसिक विंड स्पीड के अकॉर्डिंग कहाँ से जो भाग बनाए गए हैं, 6 बनाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। ये इसमें स्पीड कितने से कितनी रहेगी हर एक भाग में, एरिया में। तो पहले में लेस देन 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरे में है वेलोसिटी का यही होगा, मीटर पर सेकेंड में ही लिया जाएगा। दूसरे में 33 से 39 मीटर पर सेकेंड। तीसरे में इसका ये यूनिट देख लेना, आप लोग क्रॉस चेक कर लेना सही है कि नहीं, मीटर पर सेकेंड ही है ना। लिखा नहीं मैंने यहाँ पे। तो पहले भाग में लेस देन 30 मीटर पर सेकेंड, दूसरे भाग में 33 से लेकर 39 मीटर पर सेकेंड, और तीसरे भाग में 39 से लेकर के 44 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर +3 +6 यहाँ पे +3 होता है, यहाँ से देखते हैं +6 हो रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे +3 +5, ठीक है। बैक हो जा रहा है ऐसे। तो 33 से 39 भाग सेकेंड, लेस देन 30 भाग फर्स्ट, 39 से 44 भाग 3,
यहाँ पे 3 है तो इसको 3 नहीं मानना है भाग, इससे कम ही है ये। 39 पे जो है उसको तीसरा भाग मानना है। 39 से 44, तो 44 से 47 भाग 4, 47 से 50 भाग 5, 50 से लेकर 55 भाग 6। ओके, इसको बोला जाएगा लो डैमेज। इन दोनों दूसरे तीसरे को बोला जाएगा मॉडरेट ए एंड बी, और चौथे को बोला जाएगा हाई डैमेज, पाँचवें को बोला जाएगा वेरी हाई डैमेज, और छठवें को भी वेरी हाई डैमेज बोला जाएगा। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कि लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था इम्परफेक्शन फैक्टर। क्या होता है इम्परफेक्शन फैक्टर, उसको भी देखना है। अल्फा होता है वो, और एक जो दिया गया था बकलिंग क्लास के अकॉर्डिंग दिया गया था, तो बकलिंग क्लास ए अगर बोली जाएगी तो 0.21 होगा इम्परफेक्शन फैक्टर, बी अगर बोली जाएगी तो 0.34 होगा। ठीक है, और सी होगी तो 0.49 होगा, और डी होगी तो 0.36 होगा, वो 76 होगा। इसको भी याद रखना है। हॉस्पिटल, अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर K4 क्या है, इम्पोर्टेंस फैक्टर है या साइक्लोनिक रीजन, और साइक्लोनिक रीजन के लिए K4 की वैल्यू क्या क्या वेरी करती है। तो हॉस्पिटल के लिए K4, और या हॉस्पिटल या इमरजेंसी सर्विस कोई भी है तो उसके लिए 1.3 लिया जाता है। ठीक है, और इंडस्ट्रियल है कोई एरिया तो वहाँ पे लिया जाता है 1.15, और ऑल अदर के लिए 1 ले लिया जाता है K4 का वैल्यू, जो कि होता है इम्पोर्टेंस फैक्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीस्मिक लोड इंटेंसिटी और जोन फैक्टर के अकॉर्डिंग क्या क्या रहता है। तो सेकंड के लिए लो होता है, इसका जोन फैक्टर 0.1 होता है। ठीक है, और थर्ड के लिए 0.16 होता है, जो कि मॉडरेट होता है। 4 के लिए सीवियर होता है 0.24, सीवियर 24 घंटे में कभी भी आ सकता है, 24 घंटे आएगा। एक टाइप का जोन फैक्टर याद रखने के लिए। ठीक है, और वेरी सीवियर में 36, आंकड़ा 36 का है। सीस्मिक जोन इंटेंसिटी एंड सेकेंड में 0.1, थर्ड में 0.16, और फोर्थ में 0.24, और फिफ्थ में 0.36। लो, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखते हैं आगे, इंटरनल एयर प्रेशर इन द इंडस्ट्री परमेबिलिटी ओपनिंग इन रिलेशन टू वॉल एरिया इन परसेंटेज। अगर ओपनिंग इन वॉल परसेंटेज, जो ओपनिंग है वो कितने परसेंट है, तो उसमें क्या इंटरनल एयर प्रेशर कोफिशिएंट जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट होगा, लेकिन उसका क्या कोफिशिएंट होगा, प्रेशर कोफिशिएंट, इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट। अगर बिल्डिंग में 0% ओपनिंग एरिया दिया गया है तो उसमें 0 रहेगा इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट। ठीक है, प्रेशर नॉर्मल कब रहेगा, जब उसमें परमेबिलिटी इन ओपनिंग एरिया, परमेबिलिटी क्या होगी, 0 परमेबिलिटी है। कब, जब 0% ओपनिंग एरिया दिया गया और इंटरनल प्रेशर भी 0 रहेगा। नॉर्मल परमेबिलिटी कब होगी, जब लेस देन 5% ओपनिंग एरिया दिया गया है किसी भी बिल्डिंग में। जैसे ये बिल्डिंग बनी है हमारी, इस माले पे लेस देन 5% दिया गया है, इस पे ज़्यादा, इस पे ज़्यादा, तो फिर इसमें जो इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट आएगा 0 ±2 आएगा। ठीक है, इसका जो ओपनिंग एरिया जो लेस देन 5% है। और मीडियम कब होगी परमेबिलिटी, जब 5 से 20% ओपनिंग एरिया दिया जाए
तो उसका प्लस माइनस 0.5%, 0.5 आएगा इंटरनल एयर कोफिशिएंट, प्रेशर कोफिशिएंट CPI। और लार्ज है अगर 20 ग्रेटर देन 20% ओपनिंग एरिया है तो फिर इसका CPI वैल्यू आएगा 0.7। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेंगे। इन द डिजाइन ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर द डिजाइन विंड स्पीड VD की वैल्यू दे दी गई है 45 मीटर पर सेकेंड। द बेसिक विंड स्पीड, द बेसिक विंड प्रेशर क्या होगा, PD बताना है। तो PD VD ये कितना होगा 0.6 एट दैट हाइट। अभी इसको नहीं, डिजाइन नहीं है उस पर। द डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर द डिजाइन विंड स्पीड इज दैट डिजाइन विंड स्पीड PD PZ VZ वेलोसिटी ऑफ विंड एट द हाइट Z। तो किसी हाइट पर दी गई होगी उसको, PZ VZ दे दिया गया है, सेम ही माना जाएगा जब दिया नहीं है इसमें। PZ की हाइट PZ बराबर हो जाए 0.6 V स्क्वायर 1215। क्या हो रहा है ये, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर इज द, ये गलत है, एक बार फिर ट्राई करते हैं। द डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर PD निकालना है ना हमको, PD K1 K2 K3 कैट से भी निकलेगा फिर। तो यहाँ पे ये मतलब थोड़ा रीडिंग में ये D बनाया ना, इसी को हम BD को डिजाइन विंड प्रेशर या उस हाइट पर वेलोसिटी ऑफ द विंड बोलते हैं, और इसको भी उस हाइट पर प्रेशर निकलेगा। तो इसीलिए फार्मूला हो जाएगा 0 एट दैट हाइट Z हाइट पर जो भी डिजाइन विंड प्रेशर है, डिजाइन विंड प्रेशर का मतलब उस Z हाइट पर वेलोसिटी ऑफ द स्पीड वेलोसिटी ऑफ द विंड तो 45 मीटर पर सेकेंड है। और ये है चूँकि डिजाइन का ये होता है क्राइटेरिया अलग होता है। यहाँ पे इसके लिए डिजाइन विंड प्रेशर दिया गया था, बेसिक विंड प्रेशर, उस पर कितना प्रेशर आएगा वो निकालना था उस साइड पर, बेसिक विंड प्रेशर। ठीक है, PD डिजाइन के लिए अलग होता है, कैड होता है, ये होता है, लेकिन यहाँ पे केवल उस हाइट के लिए वो डिजाइन विंड प्रेशर दे दिया गया कि इस हाइट पर डिजाइन करो प्रेशर कितना आएगा। तो BZ बराबर 0.6 PZ बराबर 0.6 VZ स्क्वायर। स्पीड दी गई है, रख देंगे स्क्वायर में, ये 12 से 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 1.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डक्टाइल मटेरियल कौन होते हैं जो ग्रेटर देन 5% डक्टिलिटी डिफॉर्मेशन शो करते हैं। स्ट्रॉन्ग इन टेंशन बट वीक इन शियर। डक्टाइल मटेरियल टेंशन में स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन शियर में वीक होते हैं। तो इनके लिए जब टेस्टिंग की जाती है तो इनकी गेज लेंथ क्या रहती है, तो 5.65 रूट का A नॉट। डेल्टा L बराबर क्या होगा, LF माइनस L0 बाई L0 इंटू 100। ये डिफॉर्मेशन इन द लेंथ है। फाइनल जब लेंथ बड़ी हो जाएगी, लेकिन एरिया में क्या होगा, इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया, क्योंकि एरिया कम हो जाएगा, रिडक्शन इन एरिया। तो एरिया रिडक्शन कितने % होता है, 60% तक होता है माइल्ड स्टील में। जबकि लेंथ डिफॉर्मेशन स्ट्रेंथ देखेंगे तो 5% से थोड़ा ज़्यादा, 5% से ज़्यादा तक होती है, उसको डक्टाइल बोला जाएगा। वैसे 28% तक जाता है माइल्ड स्टील में डिफॉर्मेशन।
देखते हैं 0.2% स्ट्रेस। जैसे कुछ मटेरियल होते हैं जो डायरेक्ट डक्टिलिटी टेस्ट में यील्ड वैल्यू को नहीं शो करते हैं, उसके लिए ये होता है 0.2% स्ट्रेन वैल्यू निकाल लेते हैं, जिस पर जो स्ट्रेस आता है उनका 0.2% स्ट्रेन पर वो आता है 51 KSI किलो पाउंड स्क्वायर पर इंच। ठीक है, इसको अगर MPa में चेंज करेंगे तो 352 MPa आएगा, मेगा पास्कल। एक पाउंड में होता है 0.4535 किलोग्राम, और एक किलो पाउंड फोर्स में होता है 6.8947 MPa। एक किलो पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच, ये 51 किलो पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच 51 आता है। डक्टाइल में देखेंगे आगे, तो डक्टाइल क्या है, स्ट्रॉन्ग इन टेंशन है बट वीक इन शियर है। ब्रिटल क्या है, कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग है बट वीक इन टेंशन है। ठीक है, अंडर टेंशन कैसा फेलियर होगा, तो फिर डक्टाइल मटेरियल में, क्योंकि ये टेंशन में तो स्ट्रॉन्ग है बट लेकिन 45 डिग्री पर इसमें शियर जनरेट होने लगता है हर जगह, तो फिर मिड पे यहाँ पे 45 डिग्री पर शियर की वैल्यू अप्लाई स्ट्रेस के हाफ के बराबर हो जाए, तो फिर वहाँ से मैक्सिमम शियर आ जाता है उसका, और वहाँ से ब्रेक हो जाती है। तो इस प्रकार से मैक्सिमम शियर बनेगा एट 45 डिग्री टाउ मैक्स बराबर, जो कि जिसकी वैल्यू होगी σ/2 आधे के बराबर, उसमें कप एंड कोन फेलियर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन पर, बट प्रिंसिपल प्लेन के 45 डिग्री पर मैक्सिमम शियर प्लेन होगा। ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल स्ट्रेस एट प्रिंसिपल प्लेन। यहाँ पे केवल हमारे पास स्ट्रेस है, डायरेक्टली स्ट्रेस, नॉट अ शियर स्ट्रेस, बट प्रिंसिपल प्लेन के 45 डिग्री पे, ये प्रिंसिपल प्लेन है इसी के 45 डिग्री पे, ये वाला ये हो रहा है इसी के 45 पे। ये क्या आएगा हमारा मैक्सिमम शियर प्लेन, यहीं से फेल कर जाता है। तो θS इक्वल टू द θP, प्रिंसिपल प्लेन के 45 डिग्री एक्स्ट्रा। अंडर कंप्रेशन में कैसा होगा डक्टाइल मटेरियल में, तो पहले बल्जिंग होगी, वो बल्जिंग के बाद फिर 90 डिग्री पर फ्रैक्चर प्लेन बनेगा। ओके, टॉर्शन में क्या होता है, टॉर्शन में टॉर्क लगेगा, टाउ मैक्स आएगा, टाउ अप्लाई होगा और मैक्सिमम शियर आएगा आउटर मोस्ट पोर्शन पर, क्योंकि T/R के अकॉर्डिंग, और T/R/GIP टाउ GIP TTR GIP बराबर 16 T टॉर्क अपन πd3। प्लेन फ्रैक्चर बनेगा इसमें भी ऑन द ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन पर ये लोड अप्लाई कर रहा है, इसके ट्रांसवर्स प्लेन पर प्लेन फ्रैक्चर होगा, ट्रांसवर्स प्लेन। शियर में वीक तो मिड से ब्रेक हो जाएगा। अभी इसी ब्रिटल मटेरियल के फेलियर को देखते हो, तो अगर टेंसाइल, चूँकि कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग है, टेंसाइल में वीक है, टेंसाइल में 90 डिग्री पे ही ये ब्रेक कर जाएगा, लेकिन ग्रेनुलर इफेक्ट देगा क्योंकि ब्रिटल है। डक्टाइल में स्मूथ था, वीक इन अप्लाई टेंशन, सो
रेन्यूअल फ्रैक्चर ऑन द ट्रांसवर्स प्लेन पर रेन्यूअल फ्रैक्चर हो जाएगा। इज प्लेन इज इम्पोज्ड क्या है 90 डिग्री पे हो रहा है। अगर इसको हम कंप्रेशन में करेंगे तो ये कंप्रेशन में तो स्ट्रॉन्ग है तो इस पर फील नहीं होगा उसकी, लेकिन 45 डिग्री पर इसका टेंशन जनरेट हो जाएगा, शियर जनरेट हो जाएगा। मैक्सिमम शियर आएगा 45 डिग्री पे, तो फिर उस पर ही फेल हो जाएगा। अर्थात शियर में दोनों फेल हो रहे हैं। शियर में ये टेंसाइल लोड अप्लाई करने पे फेल हो रहा था, लेकिन ये टेंसाइल में वीक है तो पहले ही फेल हो जाएगा शियर आने के पहले, क्योंकि कंप्रेशन में आएगा और कंप्रेशन का हाफ वैल्यू पे शियर आ जाएगा मैक्सिमम और उसी पे फेल कर जाएगा। लेकिन जब ब्रिटल मटेरियल फेल करेगा इन द कंप्रेशन तो 45 डिग्री तो ये भी फेल करेगा। BST ब्रिटल हार्डनेस टेस्ट, उसके अकॉर्डिंग ये टॉर्सन के लिए ट्रिक है। इसमें ब्रिटल फेलियर होगा टॉर्सन में, अप्लाई करेंगे हम टॉर्क तो 45 डिग्री पे होगा, क्योंकि ये कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग है। डिग्री पे डक्टाइल था ट्रांसवर्स प्लेन पे, लेकिन ये इंक्लिनेशन पे एट द ब्रिटल फेलियर होगा किसी एंगल 45 डिग्री एंगल पे। टाउ इज द प्योर शियर। टेंशन ब्रिटल फेलियर। ओके, अगला देखते हैं। RCC यूज्ड कौन कौन सी करते हैं? माइल्ड स्टील, हाई HYSD, हार्ड रन स्टील वायर। तो माइल्ड स्टील 432, HYSD 1786, फिस्टक हार्ड रन स्टील वायर हो जाएगा 1566 और स्ट्रक्चरल स्टील ग्रेड A इसके लिए हो जाएगा 3032 कुछ करके 3264 3064 या 6032 62 है 2062। इसके लिए सभी के लिए जो E की वैल्यू होगी 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ईल्ड, मिनिमम ईल्ड स्ट्रेस और 0.2% टूप स्ट्रेस पर ऑफसेट लेने पर मिल जाती है। तो कैरेक्टरिस्टिक ईल्ड स्ट्रेस HYSD बार 1786% एलोंगेशन ऑन गेज 5.65 रूट A हो जाएगा। गेज लेंथ के लिए हमको 5.65 रूट A का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। FE 415, FE 415D, FE 515, 500, 550, 600, ठीक है। और उसके साथ 415D, 550, 500D, 515D, 550D सॉरी, और 600 से बेसिक रहेगा। इसके लिए जो यील्ड स्ट्रेस वैल्यू आएगी वो कितनी रहेगी? यील्ड डिफॉर्मेशन परसेंटेज एलोंगेशन कितना रहेगा? तो 415 के लिए रहेगा 14.5। इसी में से इधर कर देंगे 1 को बाहर आउटसाइड, तो 14.5 415 का 14.5 500 का इसी में 0.25 ऐड करेंगे, नहीं कम होगा इसमें, तो 12 आएगा, 12 आएगा, -2 पॉइंट कम कर देंगे।
555 के लिए 10 आएगा, 600 के लिए भी 10 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे डी वैल्यू ऐड हो जाए तो प्लस में इसको 3 कर देते हैं, 3 पॉइंट कुछ, तो 18 आ जाएगा। ये आ जाएगा 12 की जगह 16, 18, 16, 12, 18, 16, 14.5 फर्स्ट और लास्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब 600 का डी होता नहीं है, तो ये सारा परसेंटेज एलोंगेशन लिखा हुआ है। गोले वाला डी का है, डी को गोला किया गया है। 415, 415 डी, 500, 515 डी, 550, 550 डी, 600। अब यहाँ पे पूछा जाता है माइल्ड स्टील HYSD में कितने टाइप के वार को यूज किया जाता है, कितने साइज़ के वार को। तो 15 साइज होते हैं, 15 टाइप साइज होते हैं, और किस में कौन सा नहीं होता, किस में कौन सा होता है, तो उसके लिए पूछा भी जाता है। तो HYSD में कम डाया का यूज कर लेंगे, 4 mm का। लेकिन माइल्ड स्टील में 4 mm का नहीं यूज करेंगे, उसको बड़े 5 mm का यूज करेंगे। जैसे सोना बहुत डक्टाइल होता है ना, तो उसमें मोटी चेन पहनी जाती है, लेकिन वही चीज़ अगर हम लोहे की चेन पहने तो वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसकी पतली और चीज़ कर देते हैं। तो इस वजह से 4 mm का डाया माइल्ड स्टील में नहीं होता है, और 22 mm का डाया HYSD में नहीं होता है। बाकी कौन कौन से होते हैं, 5, 6, 8, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, ऐसे याद रखना है। ठीक है, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18 भी नहीं होता है, 18 मतलब कॉमन ही नहीं है। 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40। तो 43 और 25 ऐसे हैं जो ऑड में आएंगे 5 के टर्म में। अगला देखते हैं स्टील टेस्ट। स्टील टेस्ट कैसे करते हैं, तो ETM से करते हैं, टेंसाइल बेंड टेस्ट करते हैं ETM से। इनके कोड पूछ लिए जाते हैं। तो टेंसाइल टेस्ट का कोड क्या होता है, 1608। इनफाइनाइट टेंसाइल, इनफाइनाइट दूरी तक चलता जाएगा टेंसाइल। बेंड टेस्ट क्या होता, 1599 बैंड। मैथ्स में 15 से 66 था, उसका उल्टा 66 का उल्टा कर दो, मैथ्स को उल्टा बेंड कर दो, तो 99 में बेंड टेस्ट आ जाएगा। ओके, इम्पैक्ट टेस्ट 1857 की क्रांति से इम्पैक्ट पड़ा, तो 1757 की क्रांति से 1757 आ जाएगा। प्लासी का युद्ध हुआ था एक्चुअली में 1757। वाई ग्रुप ट्रैकिंग टेस्ट क्या हो जाएगा, 10,842। मेथड ऑफ द रिवेंट बेंड था, फिर रिवेंट हो गया, फिर रिवेंट करोगे तो फिर 1786।
HYSD बन गया, फिर रिवेंड करते रहोगे तो वायर बार यूटीएम मैंडल डायल लेते हैं फिर रिवेंड में 1786। स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस होता है, एक शियर स्ट्रेस होता है। नॉर्मल स्ट्रेस दो टाइप से अप्लाई हो जाएगा एंड ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो एक तो होता है डायरेक्ट टेंसाइल या कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस PYA लगेगा, इसका फॉर्मूला एवरेज आएगा इसका हर एक आउटर पोर्शन पे, जबकि शियर हो इसका दूसरा नॉर्मल स्ट्रेस होता है एंड पर बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करने। तो इसका सिग्मा बराबर होता है M/Z, सिग्मा बराबर PYA, सिग्मा बराबर M/Z। M into Y/Z। YZ यील्ड मूवमेंट है, क्या है ये? शियर स्ट्रेस आएगा दो टाइप का, डायरेक्ट आएगा एक इनडायरेक्ट आएगा। तो Q बराबर होगा जो भी डायरेक्ट आएगा से बाय डायरेक्ट बाय बोलो Q से बाय, जबकि इनडायरेक्ट आएगा वो टॉर्शन के कारण आएगा। इनडायरेक्ट आएगा टॉर्शन के कारण, तो टाउ बराबर TR/GIP। ओके, अगला टॉपिक अब यहाँ पे देखते हैं शियर को कैसे डिसाइड किया जाता है मैट्रिक्स पे। शियर मैट्रिक्स के बारे में, शियर मैट्रिक्स ये जैसे कोई 3D डायग्राम है, पॉइंट को 3D में भी लिया जाता है। एट द पॉइंट 2D, एट द पॉइंट 3D है लगने वाला स्ट्रेस, इसको 2D में कैसे बताया गया है, ये है 2D पर ऐसे ऑन द प्लेन्स perpendicular direction normal stress, on the plane parallel direction shear stress। इसको जो पढ़ा जाता है फर्स्ट वैल्यू बताती है किस एक्सिस पर है स्टेबल, किस एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, एक टाइप का ये भी कह सकते हैं। तो एक्स एक्सिस पर वाई डायरेक्शन में, ये वाई एक्सिस पर एक्स डायरेक्शन में, सिमेट्रिक होते हैं दोनों से। इसके लिए जो बनेगा मैट्रिक्स सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड, ये सारे टाउ रहेंगे एक्स एक्सिस पर वाई डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस पर जेड डायरेक्शन में। वाई एक्स टाउ वाई जेड, टाउ वाई एक्स, टाउ जेड एक्स, सॉरी टाउ जेड वाई। बाकी ये स्ट्रेस सिमेट्रिक अबाउट द डायगोनल। और पूछा जाएगा 3D के लिए कितने मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, तो तीनों सिमेट्रिक या 3 3 6, तो 6 चाहिए होते हैं केवल। इंडिपेंडेंट जो भी चीज़ है क्या बोलते हैं उसको, इंडिपेंडेंट स्ट्रेस पर कंपोनेंट 6 रिक्वायरमेंट होते हैं फॉर जनरल स्टेट ऑफ द स्ट्रेस के लिए। 3 सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, और टाउ एक्स वाई, टाउ वाई जेड, टाउ जेड एक्स। क्योंकि टाउ एक्स वाई के सिमेट्रिक होता है टाउ वाई एक्स, और टाउ वाई जेड के सिमेट्रिक होता है टाउ जेड एक्स, टाउ जेड एक्स के सिमेट्रिक टाउ एक्स जेड। और प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के लिए, प्लेन के लिए
तीन चाहिए होते हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई। ओके। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन इन एक्स वाई, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है इन एक्स वाई प्लेन पर, तो जेड बराबर एलोंगेशन इन द जेड इज 0। तो सिग्मा एक्स, सिग्मा एलोंगेशन जेड बराबर 0 कर देंगे, तो सिग्मा जेड वाई ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स वाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई वाई ई बराबर 0 रखना पड़ेगा। इस हिसाब से सिग्मा जेड बराबर आ जाएगा, सिग्मा जेड बराबर होगा म्यू बाहर 1 माइनस, सॉरी 1 नहीं होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, इसे ही कट जाएगा ना, यही रह जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होता, स्ट्रेस 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन एलोंगेशन 0 हो जाएगा, स्ट्रेन 0 हो जाएगा उस डायरेक्शन में। ओके। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में एक्स वाई प्लेन, यही बताया गया है यहाँ पे, एक्स वाई प्लेन पर स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन 0, वाई जेड प्लेन पर स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन 0, जेड एक्स प्लेन पर स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन 0। इसका इक्वेशन है जैसे वाई वाले का सिग्मा वाई ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड वाई ई बराबर 0 रखेंगे, तो फिर सिग्मा वाई बराबर आ जाएगा म्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड। और आल्सो स्ट्रेस है 0, प्लेन स्ट्रेस बोल दिया जाए, प्लेन स्ट्रेस एक्स वाई प्लेन पर प्लेन स्ट्रेस, एक्स वाई प्लेन स्ट्रेस, यहाँ पर प्लेन स्ट्रेन था तो स्ट्रेन को 0 किया, और प्लेन स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस को 0 कर देंगे। और 0 कब हो सकता है प्लेन स्ट्रेस, जब कॉट की कंडीशन में, जब म्यू बराबर 0 होता है, या फिर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बराबर 0 हो जाए, 2D कंडीशन में, एक कंप्रेशन और एक टेंशन हो जाए, ठीक है ना, तो प्लेन स्ट्रेस 0 हो जाएगा। अगला देखते हैं पॉइंट। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रेस देखेंगे, तो स्ट्रेस का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि ये यहाँ पे हमारा 3D को 2D में दिखाया गया है, ठीक है। इस पर डायरेक्ट तो हमको पता चल रहा है कि ये इतने स्ट्रेस लग रहे हैं इस प्लेन पर, लेकिन अगर बोल दिया जाए वर्टिकल प्रिंसिपल प्लेन से थीटा एंगल पे, ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन मतलब ये नॉर्मल वर्टिकल प्लेन से जो अप्लाइड प्लेन है उसके थीटा एंगल पर एक प्लेन दूसरा है, उस पर कितना नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा, शियर स्ट्रेस लगेगा, ये बताइए इस कंडीशन में। तो स्ट्रेस को हम इक्वल नहीं कर सकते, लेकिन फोर्स को, अप्लाइड फोर्स को इक्वल कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए अप्लाइड फोर्स के बराबर है। तो एट द थीटा इंक्लिनेशन प्लेन पर सिग्मा एक्स की जो वैल्यू आएगी सिग्मा एक्स कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, सॉरी बेसिकली तो ये आएगा कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई 2 कॉस 2 थीटा, और माइनस में आएगा टाउ एक्स वाई प्लस में एक्स वाई साइन 2 थीटा, ठीक है, ये वाला। और इसी को हम एक तरीके से और लिखते हैं, जो कि हो जाएगा सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ये वाला स्क्वायर स्क्वायर फिर साइन 2 थीटा एक्स वाई टाउ शियर स्ट्रेस के साथ। और इसी का जब पूछा जाएगा ये एक्स वाला है तो इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ पे वाई कंपोनेंट बनेगा ना सिग्मा वाई डैश, तो इसका कंपोनेंट
90 पे रहता है ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये वाला होगा। टाउ एक्स वाई हो गया, ये हो गया। तो इसके लिए जो बनेगा इसी का फार्मूला लग जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, ये प्लस था वो माइनस हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू और कॉस 2 थीटा माइनस टाउ एक्स साइन एक्स वाई साइन 2 थीटा, दोनों हो जाएगा। ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा बस, क्योंकि ये क्या होता है, जो भी वाई प्लेन होगा वो एक्स प्लेन के 90 डिग्री पर होगा। 90 डिग्री करेंगे तो केवल थीटा की वैल्यू चेंज होगी, तो कॉस 180 प्लस 2 थीटा बराबर हो जाता है 2 थीटा, और माइनस में लेकिन, और साइन 180 प्लस 2 थीटा बराबर हो जाता है माइनस में साइन 2 थीटा। ओके, इतना सा हो जाएगा बस। और हर एक प्लेन पर सिग्मा एक्स डैश सिग्मा एक्स वाई बराबर सिग्मा बेसिक एक्स और बेसिक वाई, प्लेन का समेसन 0 होगा, बस मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। अगर ये 50-50 है तो ये 75-25 हो सकता है, 25-75 हो सकता है, 35-65 हो सकता है, लेकिन दोनों का समेसन से इक्वल होगा, कांस्टेंट रहेगा। एट एनी प्लेन नॉर्मल स्ट्रेस कॉम्बिनेशन समेसन इज नॉर्मल स्ट्रेस समेसन इज इक्वल टू द इट्स ओरिजिनल स्ट्रेस समेसन एट विच थीटा वेयर सिग्मा एक्स इज एक्स डैश इज मैक्सिमम। इसे प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। किसी थीटा एंगल पर सिग्मा एक्स मैक्सिमम होगा, उसको प्रिंसिपल प्लेन कहेंगे। बाय कैसे पता निकलेगा ये, तो सिग्मा बाय सिग्मा एक्स डैश को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे थीटा के टर्म में, 0 करके और लेस देन 0 करके। टाउ एक्स वाई डैश की वैल्यू 0 होगी वहाँ पे। सिग्मा इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, सिग्मा पॉजिटिव मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 2 इज नेगेटिव माइनर प्रिंसिपल, मतलब कम होता है, नेगेटिव नहीं होता, कम होता है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोला जाएगा इसको। एट द थीटा प्लेन टाउ एक्स वाई क्या होगा, जहाँ मैक्सिमम हो किसी थीटा पे तो उसे प्रिंसिपल स्ट्रेस कहेंगे, लेकिन मैक्सिमम नहीं है तब उस थीटा पे टाउ एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी डैश में, तो वो होगी माइनस में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ठीक है, टाउ के लिए कॉस टाउ के साथ आएगा, और सिग्मा के लिए टाउ के साथ साइन थीटा आएगा। टी टी सी, ओके। फॉर प्रिंसिपल प्लेन टाउ एक्स वाई डैश बराबर 0, देन द tan 2 थीटा, देन द प्रिंसिपल एंगल प्रिंसिपल प्लेन एंगल कैसे निकलेगा, तो वो हो जाएगा tan 2 थीटा पी बराबर टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। For where shear stress is maximum, do tau sigma tau x y dash by d theta। मैक्सिमम shear stress जहाँ पे होगा कैसे पता चलेगा, उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे थीटा के टर्म में, shear stress को 0 कर देंगे, लेस देन 0 करेंगे, तो थीटा एस इज ऑलवेज थीटा पी प्लस 45 डिग्री। मैक्सिमम shear स्ट्रेस का एंगल जो वो होगा प्लेन
मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन के एंगल से 45 डिग्री के प्लस में। प्लेन ऑफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एट द 45 डिग्री ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन। मैक्सिमम शियर प्लेन क्या होगा? मैक्सिमम शियर प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? तो वो हो जाएगी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, एवरेज ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेसेस। इसी तरह वाई पे भी सेम होगी, बराबर होगी दोनों पे। बोथ आर द इक्वल मैग्नीट्यूड इन द मैग्नीट्यूड, पर डायरेक्शनल चेंज हो सकता है। इन इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, डायरेक्शन चेंज क्या होगा? डायरेक्शन चेंज होगा ना, मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल स्ट्रेस समेशन आर ऑलवेज कांस्टेंट एट द स्टार्ट टू एनी एंगल प्लेन। किसी भी एंगल प्लेन पे हम चेंज करते जाएं तो इस पर सब सेम रहेगा। 20, 30, 50 है तो 12, 38 हो जाएगा, 25, 25, 27, 23 हो जाएगा। यहाँ पे मूवर सर्किल किसी प्लेन पर टाउ सिग्मा टाउ पर बाय मूवर सर्किल रेडियस क्या होगा? रेडियस क्या होता है मूवर सर्किल का? तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, 0 सेंटर है ये, ठीक है। और जबकि रेडियस होगा वो होगा आर बराबर टाउ मैक्स बराबर रूट का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। इस हिसाब से हम यहाँ पे निकालेंगे। लाइक टेंशन, मतलब दोनों डायरेक्शन में लाइक हो गया ना। अनलाइक वो लाइक कंप्रेशन, एक में टेंशन एक में कंप्रेशन। एक्स पर पॉजिटिव रखना है तो रेडियस बनता है इसका, और ओनली शियर अप्लाइड। तो इसके लिए सिग्मा 1 रेडियस बराबर क्या होगा? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, 0 पॉजिटिव 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 है। 2 सिग्मा एक्स बाई सिग्मा माइनस में होता है, प्लस में होता है ना, तो 2 सिग्मा बाई 2, 0। तो इसका रेडियस आ जाएगा सिग्मा और 0, सॉरी सेंटर आ जाएगा। इस केस में भी ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि कंप्रेशन है, तो सिग्मा 2 सिग्मा बाई 2, 0 माइनस में सिग्मा 0। और इस केस में दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बाई 2, 0, तो ये 0, 0। और इस केस में ये सिग्मा की वैल्यू ही 0 है तो 0, 0 ये भी हो जाएगा। तो सेंटर ये आ गया। अब चूँकि रेडियस का क्या फार्मूला है? टाउ आर बराबर टाउ मैक्स बराबर रूट का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 स्क्वायर प्लस का टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। चूँकि टाउ एक्स वाई इसमें है नहीं, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 है, तो 1 दोनों 0 हो जाएगा। 0 वो सिग्मा माइनस सिग्मा बाई 2, और ये 0 ही था प्लस में, तो 0 स्क्वायर 0 रूट का, तो ये 0 आ जाएगा।
इसी तरह ये भी है, माइनस में है दोनों कंप्रेशन में, तो माइनस एक हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, फिर ये भी 0 चला जाएगा। और इसी में अच्छे से करते हैं 1 मिनट ताकि याद रह जाए हमेशा। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई बराबर 0, तो ये 0 हो गया। इसी में भी दोनों माइनस सिग्मा माइनस और माइनस का सिग्मा और हो जाएगा बाई 2 प्लस में 0, ये भी 0 हो गया। ये लाइक अनलाइक टेस्ट है, तो सिग्मा एक्स बराबर हो जाएगा टेंसाइल, माइनस में हो जाएगा माइनस का कंप्रेशन वाई वाई बाई 2 प्लस का 0 स्क्वायर, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बचेगा, सिग्मा स्क्वायर बाई रूट सिग्मा इसका रेडियस हो जाएगा। और इसमें यही टर्म 0 हो जाएगा, प्लस का टाउ एक्स वाई स्क्वायर बचेगा, तो आ जाएगा इसका टाउ एक्स वाई। और इसका रेडियस कैसे, सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सेंटर इसका 0 सिग्मा और 0 है, तो सिग्मा इधर हो जाएगा, 0 ये भी हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में 0। इसका माइनस में है तो इसका माइनस में आ जाएगा, इसका 0 0 है तो इस सेंटर से ऑरिजिनेट करेगा इसका सेंटर, ये भी 0 0 है तो ये भी सेंटर से ही ऑरिजिनेट करेगा। अब इसका रेडियस कितना है, r 0 है तो यही रह जाएगा, पॉइंट ही बनेगा इसका रेडियस भी यही है तो यही रह जाएगा, ये भी पॉइंट ही बनेगा। इसका रेडियस सिग्मा है तो ये सिग्मा वैल्यू बताएगा, ठीक है। इसका वैल्यू टाउ है तो ये टाउ वैल्यू बताएगा, ओके। ये हमारा मूवर सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। पूछा जाता है इसमें लाइक अनलाइक फोर्स के लिए पॉइंट बनता है सर्कल, केवल कंप्रेशन है तो नेगेटिव, टेंशन है तो पॉजिटिव। अगर इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेस है तो फिर उसके लिए हमारा इक्वल दोनों का एवरेज का रेडियस मान लो, या फिर किसी भी एक का रेडियस ले लिया जाता है सेंटर से ओरिजिनेट होती हुई। और स्ट्रेस भी है, टाउ शियर स्ट्रेस है तो उसका भी सेंटर से ओरिजिनेट होती है उस वैल्यू का सेंटर सर्कल बन जाता है, ओके। अगला टॉपिक देखते हैं, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बीम क्या होता है। रेक्टेंगुलर बीम इज नेवर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, उसके लिए हमें उसको चेंज करना पड़ेगा, उसके डायरेक्शन को, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया को। बीम ऑफ द यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इज एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी डी स्क्वायर, या सिग्मा मैक्स बराबर कांस्टेंट कब रहेगा, जब एक माई फाई यार से देखेंगे सिग्मा एक्स बराबर एम बाई जेड, यही सिग्मा होता है ना, एम बाई जेड, आई वाई वाई जेड होता है, इसी के थ्रू आ जाता है 6m बाई बी डी स्क्वायर एट एनी सेक्शन, डी इज रूट। ये सारी चीज़ें अगर कांस्टेंट कर दी जाए, एट एनी सेक्शन जहाँ पे डी प्रोपोर्शनल टू द रूट एम, तो वहाँ पे यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बीम हो जाएगी, वो यूनिफॉर्म बीम के लिए हो जाएगा। सब्जेक्टेड टू बीम ऑफ द यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ सब्जेक्टेड टू सेक्शन मॉडुलस जेड बराबर आई वाई वाई बी डी स्क्वायर बाई 6 से, कीपिंग द विथ कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द वेरिंग डेप्थ। ये मोस्टली डेप्थ को वेरी कराते हैं हम लोग, मोस्ट वाइडली यूज्ड टॉपिक है, ओके। 1 घंटा हो चुका है हमारा। और भी तीन तरह से हम उसको यूनिफॉर्म रख सकते हैं। ये हमारा जो मोस्ट वाइडली यूज होता है वो बी को कांस्टेंट रखते हैं और डी को चेंज कराते हैं,
और जबकि हम डी को चेंज कराएं, बी को कांस्टेंट रखें, ये भी हो सकता है, दोनों को चेंज कराएं, ये भी हो सकता है, लेकिन हम मोस्टली डी को ही चेंज कराते हैं ताकि क्रॉस सेक्शन ठीक लगे बी में। ओके, हमारा ये क्लास 4 ख़त्म होती है। टू द पॉइंट रिवीजन वाली यही वाला न्यूमेरिकल बैच। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।